हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी टॉपिक की नॉलेज हमें है आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसी एक रिक्वेस्ट हमारे पास आई है कि ऑपरेशन रिसर्च में मैम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए आज हम लोग इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये दो टॉपिक हैं, दोनों को जल्दी से जल्दी कवर कर सके ताकि आपके एग्जाम में आप इन टॉपिक को समझ के जा सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं है। जब हम सिंप्लेक्स एलपीपी की बात करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो ये उसी का वन ऑफ द सिंप्लीफाइड मेथड है। जब आपको याद होगा, एलपीपी की हमने बात करी थी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, तो हमने उसमें मेथड सीखे थे कि एक तरीका तो उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, राइट, जो 12th क्लास में सिखाया जाता है। फिर आपने सीखा होगा सिंप्लेक्स मेथड, जो कि काफी, कहने को सिंप्लेक्स है लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स मेथड है। इसका नाम सिंप्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो सिंप्लेक्स मेथड एक्चुअली में काफी कॉम्प्लेक्स है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर करा गया। लेकिन यहाँ पर कुछ खास टाइप की एलपीपी ही सॉल्व होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ए बी सी 3 फैक्ट्रीज है और वो सामान सप्लाई करती है डी ई एफ 3 शॉप्स को। तो अलग अलग जगह भेजने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल ए से डी पर अगर 1 यूनिट जाती है तो 2 रुपए पर किलोमीटर खर्च हो जाते हैं, यहाँ पर 3 रुपए खर्च होते हैं, यहाँ पर 1 रुपए। यानी ए से अगर डी पे माल जाता है तो 2 रुपए खर्च होते हैं। ये सप्लाइंग अथॉरिटीज है, यानी यहाँ से माल जा रहा है और यहाँ ये डिमांड कर रहे हैं, इनके पास शॉप्स है, इनके पास सामान जाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ए से डी पर अगर जाएगा तो 2 रुपीज पर यूनिट खर्च होगा, बी से डी पर जाएगा तो 3 रुपए पर यूनिट खर्च होगा, सी से डी पर जाएगा तो 1 रुपीज पर यूनिट खर्च होगा। इसी तरीके से ऐसी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी होगी। तो हमारा काम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर या इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सप्लायर कौन सी डेस्टिनेशन की डिमांड पूरी करे, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, राइट। यही हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सीखेंगे। तो दैट इज व्हाट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑल अबाउट। अब देखिए, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें स्टेप्स क्या लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है एलपीपी फ्रेम करना, जो कि आपको फ्रेम्ड ऑलरेडी दे रखा होगा। फिर उसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर सबसे पहले आपने स्टेप 3 में एग्जामिन करना है। देखिए, ये दो स्टेप मोस्ट प्रॉब्ली आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में। आपको यहां से ध्यान देना है कि जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो डमी सेल रो में या कॉलम में इंट्रोड्यूस होगा, वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से करना है, राइट। उसके बाद स्टेप 4 जो हम आज ही आपको सिखाएंगे, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। उसके 3 मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे और पेपर में लिखा हुआ आता है कि आप कौन से मेथड से करिए। अगर नहीं लिखा आता तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें स्टेप 3 स्टेप 4 ये सीखना है। फिर स्टेप 5 आता है, जिसमें हम जो स्टेप 4 में हमने टेबल बनाया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली है, उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं कि वाक्य में वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। अगर वो ऑप्टिमल नहीं होगा तो उसे मॉडिफाई करके फिर उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। तो बेसिकली स्टेप 1 स्टेप 2 आपको फ्रेम करके दिया जाएगा। तो आज हम आपको स्टेप 3 और स्टेप 4 में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सिखाएंगे पार्ट 1 के अंदर। फिर हम आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड सिखाएंगे, फिर गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड और फिर इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करना सिखाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, यानी स्टेप 4 की हम बात करें, साथ ही साथ हम स्टेप 3 की भी बात करेंगे। तो देखिए इसने क्या कहा, डिटरमाइन इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो यहाँ पर आपको दे रखा है D1, D2, D3, D4। क्लियर, ये रिक्वायरमेंट है इनकी। देखिए D1 की रिक्वायरमेंट कितनी है, 6 यूनिट की, D2 की रिक्वायरमेंट है 10 यूनिट्स की, D3 की रिक्वायरमेंट है 15 की और D4 की रिक्वायरमेंट है 4 यूनिट की। मतलब ये डिमांडर हो गए, ये D1, D2, D3, D4 डिमांडर हो गए। अब O1 यूनिट से सप्लाई होती है, यानी 3 फैक्ट्री समझ लीजिए, O2, O3। तो O1 सप्लाई कर सकता है मैक्सिमम 14 यूनिट, O2 सप्लाई कर सकता है 16 यूनिट, O3 सप्लाई करता है 5 यूनिट। तो जो स्टेप 3 था, इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 ऑलरेडी किया हुआ है। स्टेप 3 में आपको ये चेक करना है क्या रिक्वायरमेंट और यानी डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो देखिए अब डिमांड कितनी है, 6 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट और 4 यूनिट। इनको प्लस करिए, 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 35, राइट। सिमिलरली सप्लाई को प्लस करेंगे, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 5 35। तो यहाँ पर ये आपके पास बैलेंस्ड है। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी आपको बताएंगे। एक डमी सेल इंट्रोड्यूस हो जाता है और कुछ भी नहीं होता, राइट। चाहे वो कॉलम में मैच नहीं कर रहा था तो कॉलम में हम D5 ऐड कर देंगे और अगर रो में मैच नहीं हो रहा तो O4 ऐड कर देंगे।
तो सबसे पहला काम डिमांड और सप्लाई को चेक करना। तो देखिए 6, 10, 15, 4 रिक्वायरमेंट 35 की और सप्लाई भी 35 यूनिट हो सकती है। तो स्टेप 3 ओके हो गया। अब हम स्टेप 4 पे जाएंगे, यानी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, जिसे इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो समझते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या है। बस आपने इसी इंफॉर्मेशन को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखिए ये D1, D2, D3, D4 और O2, O3, O1, O2, O3, तो 3 रोज बनाई है मैंने। 6, 8, ये देखिए जो ऊपर आपके पास है 6, 4, 1, 5 ये लिखा मैंने, और जो सप्लाई है उसे पिंक कलर से बाहर लिखा है। और इसी तरीके से O1, O2, O3 की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने रखी। तो बस इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट कर दी और कुछ भी नहीं। तो हमें पता है जो पिंक कलर से लिखा गया है ये है डिमांड और ये है आपके पास सप्लाई। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब ही क्या होता है? देखिए सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट यही पड़ेगा आपको कॉर्नर, तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो D1 को कितनी यूनिट चाहिए? देखो 6 यूनिट चाहिए, और ओवन सप्लाई कितनी कर सकता है? 14। तो बड़े आराम से वो D1 को 6 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है। या आप सिंपल सी बात ऐसे भी आ सकते हैं 6 और 14, इस कॉर्नर को आपने सबसे पहले पकड़ना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ही है, तो 6 और 14 में जो मिनिमम है वो ले लीजिए। नहीं तो लॉजिकली समझेंगे तो D1 की रिक्वायरमेंट है 6 और ओवन उसे 14 दे सकता है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है वही देंगे हम। तो हमने इसे प्रोवाइड कर दी 6 यूनिट, जितनी इसे चाहिए थी। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 यूनिट इसको अलॉट कर दी। ये देखिए ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, और अब ध्यान से सुनिए। अब D1 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, यानी यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो ये जो सेल है ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और अगर हम रो की बात करें तो रो 14 में से 6 जा चुका है, तो कितना बच गया? 88, राइट। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर आपको कौन सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये रो तो कैंसिल हो गई। देखिए ये रो पूरी कैंसिल हो गई है, क्लियर। तो आपके पास अकॉर्डिंगली D2 O1 में आपके पास नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बचा, तो अब इस कॉर्नर को हम अलॉट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉलम में देखिए तो 10 इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ओवन इसे कितना दे सकता है? 8। तो हम इसको कितना अलॉट करेंगे? 8 अलॉट करेंगे। तो इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं 8। अब यहाँ से 8 फिनिश हो गया, और कॉलम वाइज भी देखिए 8 फिनिश होके कितना रह गया? अब 2 की रिक्वायरमेंट है D2 की, लेकिन अब रो पूरी फिनिश हो चुकी है, तो इनको क्या कर देंगे हम लोग? कैंसिल कर देंगे, राइट। सिमिलरली अब देखिए ये रो और ये कॉलम फिनिश हो चुका है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अब क्या बचेगा? ये बचेगा, तो इसे हम सबसे पहले अलॉट करेंगे अब, राइट। तो चलिए अब इसे अलॉट करते हैं। देखिए अब इसकी D2 की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 यूनिट रह गई, क्योंकि 8 यूनिट इसको ओवन से मिल चुकी है, तो यहाँ 2 रह गया। देखिए यहाँ 2 रह गया, और वैसे ये 16 दे सकता है, पर जितना उसको चाहिए आप उतना ही अलॉट करेंगे ना। तो यहाँ पर हमने इसको 2 यूनिट दी, देते ही ये 2 फिनिश हो गया, और रो में यहाँ पर 14 रह गया। तो अब ये कॉलम की जो रिक्वायरमेंट थी 10 यूनिट मिल गई ना, 8 और 2, तो अब इसको और D2 को कहीं और से नहीं चाहिए। अब देखिए ये कॉलम भी कट गया, ये कॉलम भी कट गया, ये रो भी कट गया। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हिसाब से पहला कॉर्नर यही नजर आ रहा है आपको, तो इसको हम अलॉट करेंगे, राइट। चलिए अब देखिए अब इसकी अलॉटमेंट की बात हुई है, तो इसको 15 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो O2 है 14 दे सकता है, तो मिनिमम वही 14 ही देंगे हम इसको। तो यहाँ हमने इसको 14 अलॉट कर दिया, यहाँ से 14 फिनिश हो गया, और यहाँ पर आपके पास 1 रह गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी रिक्वायरमेंट जो थी, सॉरी ये वाली जो रो है ये पूरी फिनिश हो चुकी है, अब यहाँ से कुछ नहीं लिया जा सकता, तो ये पूरी रो फिनिश हो गई। अब आप देखेंगे सिर्फ 6 और 2 बचा हुआ है आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 अलॉट यहाँ हो जाएगा, 4 अलॉट यहाँ हो जाएगा, तो ये देखिए 1 फिनिश, ये 4 फिनिश, और रो वाइज देखिए 5। आप टोटल चेक कर सकते हैं, देखिए कॉलम वाइज यहाँ 6 चाहिए था, बिल्कुल हो गया। 8 और 2 10 चाहिए था, हो गया। 14 और 1 15 चाहिए था, और यहाँ 4 चाहिए था, चेक भी कर सकते हैं आप। 6 और 8, ये देखिए 6 और 8 14 कंप्लीट हो गया, 2 और 14 16 कंप्लीट हो गया, और 1 और 2। तो इस तरीके से आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। अब अलॉटमेंट कंप्लीट होने के बाद जिसको आपने अलॉट करा उससे कॉस्ट निकालेंगे कैसे? 6 × में 6 यूनिट, 6 कॉस्ट है और ये यूनिट है। एक यूनिट के 6 रुपए लगते हैं अगर D1 से O1 से D1 को प्रोवाइड करा जाए, और 6 यूनिट अलॉट हुई, तो 6 × 6 प्लस, पहले पूरी रो फिनिश कर लीजिए, 4 × 8, ये फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकंड रो पर आइए, प्लस 9 × 2 प्लस 2 × 14। थर्ड रो पे आइए, 6 × 1 एंड 2 × 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 36, 32, 18, 28 प्लस 6 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू ₹128। एक क्वेश्चन से मैम समझ में नहीं आया, एक और क्वेश्चन देखते हैं और आपको होपफुली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए, obtain initial basic feasible solution by northwest corner method।
तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि डी की रिक्वायरमेंट कितनी है, देखिए डी की रिक्वायरमेंट है 200 यूनिट, ई की रिक्वायरमेंट है 225, एफ की रिक्वायरमेंट है 275 और जी की रिक्वायरमेंट है 225। तो ये डिमांडर हो गए डी ई एफ जी। अब सप्लाई कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए के पास अवेलेबल यूनिट है 250, बी के पास अवेलेबल यूनिट है 300 और सी के पास अवेलेबल यूनिट है 400। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी के इक्वल है या नहीं, राइट। तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं। सबसे पहले अवेलेबल कितना है, देखिए 250 प्लस 300 प्लस 400, तो अवेलेबल है हमारे पास 950। अब चेक करते हैं कि डिमांड भी वाकई में इतने की है, तो 200 प्लस 225 प्लस 275 प्लस 250, यस। तो इसका मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू ये और ये, तो इसका मतलब यहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल है, यानी स्टेप 3 ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम अपने स्टेप 3 से 4 की तरफ चलते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलिए अब हमने यही टेबल एज इट इज, देखिए एज इट इज बनाना है। ये कॉलम में बना लिया आपने, यहाँ कॉलम्स क्रिएट कर दिए और ये रो क्रिएट कर दिया, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने बॉक्स के बाहर लिखी, ठीक है, अवेलेबिलिटी हो गई। तो यही इन्फॉर्मेशन एज इट इज हमने जो है एक बॉक्स के अंदर लिख दी। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्लियर, चलिए अब सबसे पहला कॉर्नर कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ऑब्वियसली ये कॉर्नर है तो इसको पहले देखेंगे। तो चलिए इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, देखिए डी की रिक्वायरमेंट है 200 यूनिट की और ए इसे 250 दे सकता है, बट जितनी डी की रिक्वायरमेंट है उतना ही तो अलॉट करेंगे ना। तो डी की रिक्वायरमेंट 200, वो अलॉट कर दी इसको। अभी देखिए 200 फिनिश हो गया। अब इस कॉलम को और कहीं से नहीं चाहिए, डी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां से 50 रह गया ए के पास देने के लिए। क्लियर, चलिए अब एक तरीके से ये वाली रो जो है वो आपकी कैंसिल हो चुकी है। तो नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बच रहा है, ये वाला। चलिए अब देखते हैं, 13 की रिक्वायरमेंट है, मतलब ई की रिक्वायरमेंट है 225, लेकिन ए उसे 50 दे सकता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले ऐसे ऐसे अलॉट होगा, है ना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो इसका मतलब ए से इसे कितनी मिल जाएंगी, 50 मिल जाएंगी। अब ए से 50 मिल गई तो ए के पास फिनिश हो गया, इसका तो 0 रह गया और यहाँ पर आपके पास रह गई 175। अब देखिए इस रो में कुछ नहीं है तो इस रो को पूरा क्या कर देते हैं, काट देते हैं। रो पूरी फिनिश हो गई आपके पास। अब आ जाइए फिर से आपके पास कॉर्नर में कौन सा नजर आ, देखिए ये रो पूरी कट चुकी है और ये कॉलम पूरा कट चुका है। क्लियर, तो अब हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कौन सा बच रहा है, 18 वाला कॉलम है, तो इसको अलॉट करेंगे। तो अब देखिए ई की रिक्वायरमेंट अभी 175 रहती है और बी 300 दे सकता है, तो बड़े आराम से 175 यूनिट इसको मिल गई। ये देखिए ई की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ 175 जाने के बाद 125 बच गया। इज इट ओके? अब ये कॉलम की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसे काट दीजिए, इनका कंप्लीट हो। अब देखिए ये सारा कटा हुआ है, 14 नजर आ रहा है हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। तो एफ की रिक्वायरमेंट है 275, देखिए एफ की रिक्वायरमेंट है 275 और बी अवेलेबल करा सकता है 125। तो ऑब्वियसली कितना देंगे हम, 125। बी तो 125 ही दे सकता है ना। अब यहाँ से 125 फिनिश हो गया और यहाँ से 125 फिनिश होने के बाद रह गया 150। अब ये रो पूरी फिनिश हो गई क्योंकि अब इसमें कुछ भी बचा नहीं। अब बहुत सिंपल हो जाता है, अब यहाँ 150 यहाँ से बचा, 250 यहाँ से बचा, अब ये लो आप चेक कर सकते हैं। डी की रिक्वायरमेंट 200 की थी, उसको ए ने दे दिया। ई की रिक्वायरमेंट 225 की थी, ए से 50 मिल गए और बी से 175 मिल गए। यहाँ से चेक करिए, इसको 125 बी से मिल गया और 150, टोटल 275 मिल गया। सेम इसको 250 चाहिए था। ऐसे आप रो वाइज भी चेक कर सकते हैं। अब क्या निकालना है हमें, जो अलॉटेड एलिमेंट है उससे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, 11 इंटू 200 प्लस 13 इंटू 50 जो आपने अलॉट किए, देखिए से जिसमें भी आपने अलॉट 13 इंटू 50, सेकेंड रो में आ जाइए, 18 इंटू 175, देन 14 इंटू 125, 13 इंटू 150 एंड 10 इंटू 250। तो देखिए ये आ गया आपका 2200, ये आ गया 650, ये आ गया आपके पास 3150, देन आ गया 1750, 1950 एंड 2500। टोटल कॉस्ट इज 12,200 रुपीज। आई होप आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।